चंद्रमा का साउथ पोल जो कि किसी भी लैंडिंग के लिहाज से बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन भारत ने वो करके दिखाया और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की गई चंद्रयान 3 की। लेकिन ये दक्षिणी ध्रुव क्या है, इसका क्या रहस्य है और वहां पर कोई भी मिशन क्यों कामयाब नहीं हो रहा था, कितना मुश्किल है, इन्हीं सब बातों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेहरू तारामंडल के एक्सपर्ट प्रेरणा चंद्रा जी। मैम, सबसे जरूरी सवाल, हम सब ने देखा कल वो ऐतिहासिक लम्हा, विक्रम लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग की, अब रोवर भी निकल गया, लेकिन ये साउथ पोल क्यों इंपॉर्टेंट है और अभी तक कोई भी मिशन वहां क्यों कामयाब नहीं हो रहा था? वहां जो भी मिशन जाता था वो क्रैश कर जाता था। क्या आप कहना चाहेंगे साउथ पोल? जी बिल्कुल, साउथ पोल है ये, जैसे कि ज्यादा यहाँ पर मिशन, ज्यादा यहाँ एक्सपेरिमेंट नहीं हुए हैं, एक अनडिस्कवर साइट है, ज्यादा इसके बारे में हमें नहीं मालूम है। ये भी एक रीजन है कि साउथ पोल को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्योंकि जितने अभी तक मिशन है, पहले तो चंद्रमा पे उतरने वाले केवल 3 देश हैं, अमेरिका, रशिया और चाइना, जो कि इक्वेटोरियल रीजन पे उतरे हैं। साउथ पोल पे अभी तक कोई देश ने कोई स्टडी एनालिसिस नहीं करे हैं। तो भारत इस पे पहले नंबर पे आ गया है कि वो साउथ पोल पे उतरने वाला, सॉफ्ट लैंडिंग वाला वो देश बना है। अब साउथ पोल ही क्यों? क्योंकि साउथ पोल में जो है वो सूर्य का प्रकाश जो है बहुत ही कम है, बहुत ही कम वहां तक पहुंचता है। तो वहां पर जो गड्ढे हैं, जो क्रेटर्स हैं चंद्रमा के, उनमें पानी होने की संभावना हमारे ऑर्बिटर ने जो हमें इसके ट्रेसेस बताए थे, जिसकी वजह से चंद्रयान 3 में उस पानी को भी एनालिसिस करने के पेलोड्स दिए गए हैं कि वो पानी कितना योग्य है, मतलब वो बर्फ के फॉर्म में जो पानी है, क्या हम उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं, वो हैबिटेबल लाइफ के लिए कितना सस्टेनेबल है। साथ ही साथ ये रीजन जो कि ज़्यादा इस पे अध्ययन नहीं हुआ है, वहाँ पर बहुत से ऐसे मिनरल्स हैं जो हमें आगे आने वाले समय में बहुत ही एनर्जी के लिए इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। ऐसी गैस उपलब्ध है उस वातावरण के अंदर, जैसे हीलियम जैसी गैस है, जो फ्यूचर है, जिसमें हम एनर्जी के लिए हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो इस तरीके के जो खनिज की उपलब्धि है वो इस साउथ पोल को बहुत ही यूनिक बनाती है। मैम, अभी तक बहुत बड़े बड़े देश साउथ पोल पर लैंड नहीं कर पाए थे सॉफ्ट लैंड, भारत पहला देश बना है। तो क्या कुछ साउथ पोल पे क्या ऐसी चीज़ है कि वहाँ पर लैंड ही नहीं कर पाता था कोई भी मिशन और क्रैश हो जाता था? मुश्किल है वो बहुत, जो वो सतह है, वो हिस्सा चांद का कितना मुश्किल? जी, साउथ पोल जो कि बहुत ही एक अनआइडेंटिफाइड है, हमारे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं है कि उसका एनालिसिस कर सकें, जबकि ऑर्बिटर ने हमें वहाँ जो हमें ट्रेसेस दिए थे अपने चंद्रयान 1 में और चंद्रयान 2 में हमारा ऑर्बिटर काम कर रहा था, उससे मालूम पड़ा था कि वहाँ गड्ढे जो हैं वो बहुत बड़े, मतलब रीजन जो है वो बहुत ही अनडिस्कवर्ड है, साथ ही साथ बहुत ही कठिन है। तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी ये चंद्रयान 3 के लिए उस सतह पर उतरना। आगे आने वाले समय में बाकी देशों के लिए आसानी होगी, क्योंकि चंद्रयान 3 जिस तरह के एनालिसिस वहां पर करेगा, वो डेफिनेटली इस एरिया को बेहतर एक्सप्लोर करने में, बेहतर समझने में मदद करेंगे। हम एक और चीज, जो ये प्रज्ञान रोवर है, अब ये भी एक्टिवेट हो चुका है, लेकिन चंद्रयान 2, क्या ये रोवर चंद्रयान 2 के बारे में कोई जानकारी जुटा पाएगा? क्या ये उसको तलाश कर पाएगा? क्योंकि हमने देखा चंद्रयान 2 सफल नहीं हो पाया था, क्रैश हो गया। क्या आप कहना चाहेंगे, क्या ये ढूंढने की इसमें अभी क्षमता है, क्या ढूंढ पाएगा? हाँ, क्योंकि उसके ट्रेसेस, जो चंद्रयान हमारा 2 विफल रहा था, उसके ट्रेसेस का पता तो अमेरिका की जो एजेंसी है, स्पेस एजेंसी नासा के जो प्रोब्स हैं वहां पर, उन्होंने भी उसके ट्रेसेस बताए थे कि वो वहां पर है। क्योंकि हमारा प्रज्ञान जो है वो अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करेगा वहां पर, बेसिकली ये कॉम्पोजिशन, मिनरोलॉजी, वहां का वातावरण, इन जैसे एक्सपेरिमेंट करेगा, और प्रज्ञान का दायरा जो है वो बहुत ही सीमित दायरा रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये पूरे एरिया में चलकर एक्सप्लोर कर सकता है, ये विक्रम से एक सुनिश्चित दूरी पे 500 मीटर के दायरे पे जो है घूमेगा। तो ये मुझे नहीं पता कि वो चंद्रयान 2 के ट्रेसेस को ढूंढ पाएगा या नहीं ढूंढ पाएगा, बट जो आंकलन हमारा प्रज्ञान करेगा वो डेफिनेटली यूनिक होंगे और आगे आने वाले समय में हमारे अध्ययन के लिए, मतलब हमारे अनुसंधान के लिए बहुत ही प्रयोग में लाए जाएंगे। मैम, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी विज्ञान की नहीं है, लेकिन अब जब ये चंद्रयान 3 जा रहा था तो चंद्रयान 2 से भी इसका संपर्क हुआ था, इसरो ने भी वो जानकारी दी थी, लेकिन क्या जो लैंडर था चंद्रयान 2 का, उससे किसी तरह की कोई कनेक्शन की कोई गुंजाइश बची? हालांकि वहाँ का जो तापमान है, आपने बताया कि -200 डिग्री तक वो चला जाता है जब वहाँ पर रात होती है, तो क्या कोई चांसेस हो सकते हैं कि ये प्रज्ञान रोवर वहाँ पर कुछ
कुछ अवशेष का पता लगा पाए चंद्रयान 2 के? मुझे नहीं लगता कि वो कुछ पता लगा पाएगा, क्योंकि जैसे टेम्परेचर जो एक बहुत बड़ा कंसर्न है और वो हमारा निष्क्रिय हो चुका होगा अभी तक। उसके ट्रेसेस का पता नासा के प्रोब ने बता दिया था कि वो वहां पर उसके अवशेष जो हैं वो देखे गए थे, क्योंकि ये जो 14 दिन का समय है ये अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करेगा एक निश्चित दायरे में। विक्रम दायरा होगा वो जो 500 मीटर्स का दायरा रहेगा विक्रम लैंडर से, और इनके बीच में जो संपर्क होगा वो प्रज्ञान इंफॉर्मेशन विक्रम तक पहुंचाएगा और विक्रम हमारे अर्थ स्टेशन पे वो सिग्नल भेजेंगे। तो ये कम्युनिकेशन रिले की तरह परफॉर्म करेंगे। एक इंफॉर्मेशन विक्रम तक पहुंचाएगा, विक्रम जो है आगे हमारे साइंटिस्ट तक ये सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। साउथ पोल का कोई किसी तरह का रहस्य भी है, जैसे बरमूडा ट्रायंगल, वहां पर कहा जाता है कि कोई उसके ऊपर से गुजरता है तो वो नष्ट हो जाता है, तो क्या यही वजह रही? कुछ ऐसा विज्ञान की दुनिया में इसको देखा या सुना, या कभी आगे कुछ ऐसा होगा कि वहां कोई भी लैंडिंग सफल नहीं हो पाती थी, वहां क्रैश हो जाता था? अभी लूना 25 हमारे सामने इसका उदाहरण है, ताजा उदाहरण। क्या कुछ इस तरह का कुछ खोज निकल पाई? जी, डिफिकल्ट डेफिनेटली है। साउथ पोल कोई आसान जगह नहीं है उतरने के लिए। ये बात उसको खास बनाती है अध्ययन के लिए भी, क्योंकि पिछले हमारे पास कोई ऐसे आंकड़े नहीं है किसी और देश के जिससे हम बेटर क्लैरिटी पा सकें। तो इस बात पे मैं ये कहूंगी कि हो सकता है आगे आने वाले देश जो इस सतह पे उतरना चाहेंगे वो हमारे आंकड़ों के आंकलन से बेहतर इस धरातल को समझ पाएंगे, इस साउथ पोल को समझ पाएंगे। बट फिलहाल अभी तो हमारा जो ध्यान, हमारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो ही बाकी लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे और एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर पाएंगे। एक अनआइडेंटिफाइड, अनडिस्कवर्ड साइट है, साथ ही साथ बहुत से ऐसे खनिज और गैस और वायुमंडल का संज्ञान कराएगी हमें हमारा रोवर जो इन 14 दिनों के अंदर जो वहां पर एक्सपेरिमेंट करेगा वो इन चीजों की हमें इंफॉर्मेशन देगी। तो ये सभी के लिए अभी एक रहस्य बना हुआ है, और ये आगे आने वाले 14 दिन हमें एक एक दिन जो है हमें रहस्यों से आगे, जब इसरो इस पे एक ऑफिशियल रिपोर्ट देगा तब हमें भी उसके रहस्यों का मालूम पता चलेगा। अभी तो वो सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश है, यानी कि जो अब रहस्य बना हुआ है किसी भी चीज का, क्योंकि चांद को लेकर अलग अलग कहानियां हमने सुनी है, तो अब वो उसके बारे में सटीक जानकारी ये रोवर हमें पहुंचाएगा, यही हम कह सकते हैं? जी बिल्कुल। चांद के इस सतह की, साउथ पोल के रहस्य अब चंद्रयान 3 के द्वारा हमें पता चलेंगे कि किस तरीके का वायुमंडल, खनिज, गैस, एटमॉस्फेयर जैसा वहाँ का जो वातावरण है उनको समझने में हमें एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। बहुत शुक्रिया प्रेरणा चंद्रा जी, जो कि बता रही थी कि साउथ पोल पर लैंडिंग कितनी मुश्किल है। जो रहस्य है वहां पर उसका पता चलेगा, क्योंकि भारत ही पहला देश है साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला। अभी तक जो भी अनडिस्कवर्ड चीजें थी, मतलब जिनकी जानकारी अभी तक दुनिया को नहीं मालूम थी, अब भारत वो दुनिया को बताएगा चंद्रयान 3 के जरिए, क्योंकि अब विक्रम लैंडर साउथ पोल पर अपना काम कर रहा है, वो एक्टिवेट हो चुका है और अगले 14 दिन ये प्रज्ञान रोवर चंद्रमा के साउथ पोल से तमाम जानकारियां जुटाकर इस विक्रम लैंडर को भेजेगा, और ये विक्रम लैंडर यहां हमारे वैज्ञानिकों को, इसरो को ये भेजेगा और बताएगा दुनिया को कि आखिर साउथ पोल पर क्या रहस्य है। क्या जो चंद्रयान 2 है उसको लेकर बताया गया एक्सपर्ट्स की तरफ से कि उसके अवशेष का पता तो नासा की एजेंसी ने पहले भी लगाया था कि उसके अवशेष, वहां चंद्रयान 2 के अवशेष देखे गए हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये जो रोवर है इसका एक दायरा सीमित है, मतलब विक्रम लैंडर से 500 मीटर की हद में ये रोवर काम करेगा और उसके आसपास से तमाम जानकारी साउथ पोल की जुटाएगा और तमाम वो जानकारियां दुनिया के सामने आ सकेंगी जो अभी तक रहस्य बनी हुई थी साउथ पोल की।